हेलो एवरीवन, हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में चैप्टर 1 साइंस क्लास 10th में। तो इसमें केवल और केवल तीन ही टॉपिक पढ़ने। क्या पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसको देख लेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इंट्रो देखेंगे सबसे पहले, फिर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो चलो एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है क्या केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वैसी रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। अब आप पूछोगे दीदी मैम आप ये तो बताओ कि केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज में देखो तुम किस किस में चेंज आ रहा है। क्या वो चीज जो है पहले से पूरी तरीके से, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई क्या? क्या उसकी नेचर चेंज हुई क्या? यानी कि उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हुआ। कंपोजिशन जब भी चेंज होता है तो आइडेंटिटी और नेचर चेंज हो जाती है। तो ऐसे चेंज जिसमें आइडेंटिटी और नेचर सब्सटेंस की, यानी कि किसी भी चीज की चेंज हो जाती है, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है? कलर जो है वो बदल सकता है, टेम्परेचर है वो बदल सकता है, गैस में वो हो सकता है, गैस निकल सकती है, मतलब कि उत्सर्जन यानी कि गैस निकल सकती है, रिलीज हो सकती है। ओके। और क्या हो सकता है? और स्टेट यानी फिजिकल, मतलब कि स्टेट, यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो। तो उनमें से कुछ भी ऐसा हो तो, और साथ में ये तो रहे ही आइडेंटिटी और नेचर चेंज होना चाहिए, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होना चाहिए, उसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी और नेचर चेंज होना चाहिए। तो ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन की बात। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज हमने देख लिया कि जब भी मतलब कि किसी कलर में चेंज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, गैस रिलीज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, तो अपन क्या बोलते थे? उसको केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। अब बात आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज की। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या कहें? अरे जिसको हम देख सकते हैं। किस चीज को हम देख सकते हैं? हम देख सकते हैं हम देख सकते हैं, हम किस किस को देख सकते हैं। तो मैं बचपन में कुछ ऐसी लगती थी, इतनी छुटकू सी थी मैं। अब देखो मेरा शेप, साइज बढ़ गया है। मतलब मेरा फेस पहले बहुत प्यारा प्यारा हुआ करता था, अभी मेरा फेस ना उतना अच्छा नहीं रहा है। सब कहते हैं ऐसा। किडिंग, ओके, मजाक कर रही हूँ। बट मेरी साइज और शेप में चेंज हुआ है। मतलब मैं पहले एक हाथ की थी और अब मैं देखो पूरी 5 फुट और कुछ इंच, मतलब 167 इंच की, सेंटीमीटर्स की हूँ मैं। तो मेरी साइज में चेंज आया है, मेरे शेप में चेंज आया है। तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो फिजिकल और केमिकल चेंज हमने देख लिए हैं। फिजिकल जो जिनमें फिजिकल चेंज होता है ना फिजिकल रिएक्शन, जिनमें केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन। तो ये बात जो चैप्टर में कही थी वो सुन लिया। अब पहला टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशन। भाई साहब, केमिकल इक्वेशन क्या बात है! तो हम केमिकल रिएक्शन जब भी करवा रहे थे, केमिकल रिएक्शन जब भी करवा रहे थे हम, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? कि हम जो भी मतलब कि कुछ ना कुछ, हाँ, जैसे कि ये चीज है, यानी कि कोई भी चीज है, ये पत्थर है मान लो, ये पत्थर किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। ये पानी है, पानी भी किसी ना किसी चीज से बना होगा। हर एक चीज किसी चीज से बनी होती है, फिर उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं, वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो अपन ने एलिमेंट्स पढ़े थे, है ना? तो एलिमेंट्स पढ़े थे। अब यहाँ पे मैं ये क्या बताने लगी अचानक से, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ। पारस, आपको ये सब नहीं बोलना है, आपको मैं बताऊंगी लास्ट में। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको सुनना है, समझना है ध्यान से। क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझना है। जब मैं लास्ट में आपको बोलूंगी कि अब ये आपके लिए है, तो आपको वो बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। वो उस पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ये कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। तो जब भी हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो उसमें यूज हो रहा है। तो उनको हम सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस जो है वो जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उनको, जैसे कि पानी के लिए कहें तो H2O, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो मिलके बने, है ना? तो अब इनको कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे हाइड्रोजन
हाइड्रोजन की पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, फिर H2O बना रहा है, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहा गया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, क्या वैज्ञानिकों ने पूछा अपने आप से, क्या हम इसको सरल कर सकते हैं? तो हाँ, ऑफ कोर्स, तुम सवाल पूछोगे और जवाब नहीं मिलेगा, ऐसे दुनिया में कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं हो। तो तुम्हें सवाल का जवाब मिला जब साइंटिस्ट ने पूछा खुद से, भाई साहब क्या हम इसको सरल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, उन्हें लगा कि हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेंटेंस में लिखने की जगह इनको वर्ड में लिख लेते हैं। सो हाइड्रोजन लिखा और ऑक्सीजन लिखा, लेकिन ए भी बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा क्या क्या हम इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं? वाह, क्या बात है, तो फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले और सिंबल्स यूज हो रहे हैं, देखो एरो का, प्लस का, और यहाँ पे हीट का ऐसे निशान होता है। तो सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से अपन जब भी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। वैसे ये बात तुम्हें पता थी, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि ताकि आपकी पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो। अब आप सुनो, तो जब भी हम पूछे, एक याद रखना पारस, केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से। इसकी डेफिनेशन आप कैसे याद रखोगे? आपको बुक में पीछे भी बताई थी, एग्जैक्टली आप वो लिख सकते हैं। तो जब भी, अब आप यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो हम वो और एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली लिखना क्या है, उसके लिए हम शॉर्ट्स वीडियोस बना रहे हैं और उसमें आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, साथ में आंसर बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप क्वेश्चन सिमिलरली कमेंट्स में लिखो, तो उससे आपका डेफिनेशन और लिखना एग्जैक्टली क्या है वहां से हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने पे हमें फोकस करना है। तो ये बात हो गई क्या, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। तो देखो यहाँ पे H2O या CO2 या किसी भी चीज का अपन ने एग्जांपल लिया हो, तो इस साइड वालों को क्या बोलते हैं अपन? इस साइड वालों को बोलते हैं रिएक्टेंट, जो प्लस के सिंबल से जुड़े होते हैं। इस एरो लगा के राइट साइड में क्या लिखे होते हैं? प्रोडक्ट, इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बना, फॉर्म क्या हुआ। लेकिन इस साइड और इस साइड एटम के जैसे कि कार्बन है, कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे वो दोनों साइड की कैसे होनी चाहिए? वेरी गुड, इक्वल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अपन केमिकल इक्वेशन देख रहे थे, केमिकल इक्वेशन को राइट लिखने का तरीका तो हमें समझ में आ गया। कैसे लिखा जाता है? राइट साइड लिखा जाता है रिएक्टेंट को, और लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लिखा जाता है आपके रिएक्टेंट को, और राइट साइड लिखा जाता है प्रोडक्ट को। अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों साइड जो एटम्स की नंबर है वो बराबर हो। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो सवाल ये आता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या क्यों जरूरत है? तो क्यों जरूरत है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो दोनों ही तरह के वो इक्वल होने चाहिए। इसी वजह से अपन को जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, उन केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस फॉर्म में ही लिखना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी, एक कॉन्सेप्ट बस था, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल, अब ध्यान से, इस पहला टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है पारस? केमिकल इक्वेशन है मैम, कुछ बच्चे हैं जो हमें दीदी ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे गांव के जितने बच्चे हैं वो हमें दीदी दीदी बोलते हैं। जितने हमारे रिलेटिव्स के हैं वो सब ज्यादातर दीदी ही बोलते हैं। स्कूल्स में जहाँ मैं पढ़ाने के लिए गई हूँ या जिन्होंने मेरे मुझसे कोचिंग पढ़ी है वो मुझे मैम बोलते हैं। बाकी गाँव का बच्चा बच्चा मुझे दीदी दीदी ही बोलता है। सो तो मैंने पूछा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, किसके साथ में? फॉर्मूला और सिंबल्स के साथ में। लिखते कैसे है? रिएक्टेंट लिखते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट्स। प्लस का आइकन जो भी उसमें यूज हो रहे होते हैं, उन सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनके बीच में प्लस का आइकन लगाते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है
ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों ही तरफ एटम के नंबर जो हैं वो सेम हो। क्यों? क्योंकि अपन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो करते हुए चलना है। अब हमें पढ़ना है दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो तो अगर मैं आपको यहाँ दिख रही होती, अगर मैं आपको दिख रही होती तो बहुत आसान है। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? मैं और मेरी निधि, मेरी बहन का नाम है निधि, तो मैं और मेरी निधि अगर एक साथ बिल्कुल चिपक के खड़ी हैं तो क्या हो गया? केमिकल वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए, मैं हम लोग जुड़ गए। या ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ताली बजाने से याद रखो, ताली जब बजी होती है और दोनों हाथ एक साथ चिपके होते हैं तो अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी A+B इक्वल टू AB। यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ये जो AB था इसको हीट दी हमने। क्या दिया हमने? डिकम्पोजिशन ए ए ए बी था ना एक साथ में, तो इसको हमने क्या दिया? हीट दे दिया। क्या दे दी? आग दे दी। तो ए और बी में टूट जाएगा। हीट देने को क्या कहते हैं? हीट देने को कहते हैं थर्मल। थर्मल कहते हैं हीट देने वाले को। और ए बी को अगर हमने लाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में, तो बोल देंगे क्या? फोटो। सो अपन क्या वहाँ पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे फोटोलिसिस। मतलब अगर हमने लाइट लाइट से वो किया और वो ए बी में टूटा तो ये है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और है, अगर हमने एक तो हीट से कर सकते हैं, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो अपन ने हमेशा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो अगर हीट से दे तो थर्मल, थर्मल हीट से दे तो थर्मल। और अगर किससे दें? अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी ना, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथ फोटोसिंथेसिस जो मतलब कि खाना बनाने के, यानी कि पेड़ों का खाना बनाने का, तो वो फोटो फोटो यानी होता है क्या? लाइट। तो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अगर हम लाइट दें तो उससे क्या होता है? लाइट से अगर वो अलग कर रहे हैं तो वो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन तरीके से अलग कर सकते हैं हम जो एक साथ में। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस, प्लेस से डिस कर दिया, हटा दिया। तो एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी कि दो लोग आपस में वो कर रहे हैं। तो दो लोग यानी दो सब्सटेंस। अब डिस्प्लेसमेंट समझो, यहाँ ध्यान से, बहुत बहुत पूरा फोकस यहाँ कर। अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी है ना पारस? कनक की मैगी किसने बनाई थी? कनक की मैगी बनाई थी अली ने, है ना? किसके लिए बनाई थी? जीना, हीना और पिया के लिए। फिर भी जो हम क्यों दें, क्या नहीं दे रहे थे हाथ में? क्या नहीं दे रही थी हाथ में? गोल्ड और सिल्वर की रिंग, है ना? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने देखी। तो जो ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है H2SO4 और यहाँ पे है पोटेशियम, तो देखो ये क्या है? कनक, कनक, कनक। तो ये जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये कहेगा हटो हाइड्रोजन, तुम एक साइड मुझे आना है। क्या कहेगा? सोडियम, सोडियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है रिएक्टिव ज्यादा? हमने आपको ये भी बताया है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन में पहले में 2 भर देंगे, दूसरे में 8 भर देंगे, तीसरे में भी 8 भर देंगे। ठीक है, फिर कितना बचेगा? 18 हो गए, 19 नंबर पे है तो एक बचेगा। और जिनके भी आउटर मोस्ट सेल में एक बचता है तो वो कैसे होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, या फिर तो जितने भी ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी ये बताया था। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन कर देगा? जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहते हैं कि एक जैसे वो
मिल जाते हैं। तो सी डी, तो यहाँ पे ए डी को कर दो और सी डी को कर दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। जब दो का हो जाए, यहाँ पे कितने का करा रहे थे, एक का करा रहे थे डिस्प्लेसमेंट। अब रिडॉक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो रिडक्शन रिएक्शन में बहुत 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 ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन कहलाता है। लेकिन एक साथ में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करें एच, मतलब कि सी यू ओ और एच, ठीक है, H2, तो यहाँ पे क्या होगा, Cu अकेला हो जाएगा और एक H2O, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखें तो C जो है वो क्या हुआ, इसका O तो चला गया तो इसका बेचारे का रिडक्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को मिल गया तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक साथ में ही दोनों चीजें हो रही हैं। तो फिर से एक बार समझ लो, पहला अपन ने क्या समझा था, केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका जो है वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। बैलेंस करके लिखना पड़ता है, क्यों, ताकि दोनों ही तरफ के एटम्स इक्वल रहे। क्यों रहे इक्वल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है। फिर अपन ने देखा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो पहली थी कॉम्बिनेशन, यानी कि ए प्लस बी, ए बी। अब इनके फॉर्मूला, इनके एग्जाम्पल हैं इम्पोर्टेंट, इनसे ज्यादा एग्जाम्पल और बहुत सारी जो बीच बीच में एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज हैं, वो है इम्पोर्टेंट, और जो पीवाईक्यूज है वो है इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए बनाऊंगी मैं अभी 1 घंटे की वीडियो, जिसमें कॉन्सेप्ट भी होगा, साथ में क्वेश्चन भी होंगे, टॉपिक वाइज, यानी कि केमिकल इक्वेशन पढ़ाया, टॉपिक पूरा ये चैप्टर फिर से एक्सप्लेन करा, और साथ में क्या करते गए हम, साथ में आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाते गए। तो उससे क्या होगा कि आपका और अच्छे से हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका ये है कि आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन आपको पता है ए भी टूट जाए, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है। जब डबल दो दो सब्सटेंस डिस्प्लेस होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। रेडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब साथ में होती हैं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन ऑक्सीजन का कम होना, रिडक्ट होना, रिड्यूस होना। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन से क्रिया कर ले कोई भी चीज तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो जैसे कि ऑक्सीडेशन से मेटल का डिस्ट्रॉय होना कोरोजन है। क्या है, मेटल का डिस्ट्रॉय होना कोरोजन है, जैसे लोहे पे रस्टिंग होना, जंग लग जाना। या आयरन पे, आयरन आयरन नहीं, कॉपर, कॉपर के बर्तनों पे वो ग्रीन कलर की कोटिंग सी बन जाती है, वो सब क्या है कोरोजन। कोरोजन को रोकने के उपाय क्या है, तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना। कैसे इनके मेटल को खराब होने से रोक सकते हैं, तो या तो उस पे पेंट कर दो, क्या कर दो, पेंट कर दो, या क्या कर सकते हैं, या हम उस पे ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिंक को उसके ऊपर से चढ़ा दो तो जिंक अपने ऊपर एक परत बना लेता है, तो जो रियल मेटल है वो खराब होने से पहले नहीं होती है, उसके ऊपर एक कोटिंग जिंक की अपन चढ़ा देते हैं। या फिर अपन एलॉय बना लो, यानी कि दो ऐसे कंपोजिशन में दो मेटल्स को यूज करो जिसपे जंग लगे ही ना, मतलब जिसपे जिससे मेटल खराब हो ही ना। तो ये हो गए ऑक्सीडेशन। अब रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी का मतलब है कि जैसे कि हमने कुछ भी खाते हैं हम और उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। अब इसको बचाने के लिए हम क्या करें, तो जैसे कि अचार है तो अचार में हम क्या कुछ चीजें ऐसे रखते मिला देते हैं ताकि वो खराब ना हो। ऐसे ही जो भी हमारे पैकेट फूड आते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया ना कर ले, इस वजह से उसमें हम बाहर बाहर के नाइट्रोजन गैस वगैरह बहते हैं। ठीक है, तो ये था अभी तक का पूरा चैप्टर। अब इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जब अपन कंपोजिशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें हीट निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है, ए प्लस बी से ए बी बना और हीट रिलीज हुई। तो हीट रिलीज या लाइट रिलीज होने को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी कि एक्सो एक्सो बाहर निकल रही है। और डिकम्पोजिशन में क्या होती है, ऑब्जर्व हो रही होती है हीट या लाइट, तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्म का मतलब होता है हीट, हीट, तो हीट का
हीट अगर निकले तो क्या कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक और इसको एंडोथर्मिक। ठीक है, तो और पीछे बुक में कुछ लिखे हुए हैं तो उनको पढ़ लेना। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा शाम के पढ़ने रिवीजन करेंगे, उससे पहले ये पूरे के पूरे इसको हमने ऊपर ऊपर से बताया, अभी हम फिर से एक बार इसको बताएंगे। ठीक है, तो अभी एक वीडियो और बनाए जिसमें समझाते जाएंगे, बुक से समझाते जाएंगे, प्लस सारे क्वेश्चंस करवाते जाएंगे।